नमस्कार, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। आज सोमवार की सुबह मार्केट में शानदार मोमेंटम और हालांकि सुबह जहां खुले निफ्टी वहीं पर, लेकिन बैंक निफ्टी में एक शानदार मोमेंटम। 10 के दमदार ट्रेड्स में आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ने वाला है उसके बारे में बता देते हैं। प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं पिछले शो से, और राजेश सतपुते वो भी पिछले शो से हमारा साथ देंगे। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जुड़ेंगे और निर्मल बैंक की स्वाति होतकर भी हमारा साथ देंगी। इसके अलावा तिमाही नंबर्स और आउटलुक पर बात करने के लिए ई क्लर्क सर्विसेज के सीएफओ श्रीनिवासन नादादुर से करेंगे खास बातचीत। और थोड़ी ही देर में बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव, जिनसे हम बाजार की बिग पिक्चर समझेंगे। तो ये सब कुछ लाइंड अप है आपके लिए शो में थोड़ी ही देर में। निफ्टी देखिए एक बार जरा स्क्रीन पर, अभी 18,600 के नीचे हल्का सा स्लिप हुआ और अब 18,600 पर कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिए, आज जहां खुले हम वही निफ्टी का इंट्राडे हाई था, और ये इस समय एक बार इनफैक्ट हाई 18,641 और वहां से अब 18,600 पर बैंक निफ्टी लेकर आइए। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में आज थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी कि बैंक निफ्टी में थोड़ा और ट्रैक्शन आपको मिल सकता है, थोड़ा और वेट कर सकते हैं आप प्रॉफिट टेकिंग के लिए। निफ्टी में तो खुलते ही प्रॉफिट टेकिंग थी, बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट कर सकते हैं। 44,400 अब बैंक निफ्टी, और अब मुझे लग रहा है कि एक बार शायद 44,500 550 तक बैंक निफ्टी शायद जाए। इंडिविजुअल स्टॉक्स की जहाँ तक बात करें, आज क्लियरली स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, वो स्टॉक अभी भी एफ&ओ का टॉप गेनर, करीब 11.5% ऊपर। आईसीआईसीआई प्रू, इंडिया बुल्स हाउसिंग, पीएफसी, तो बेसिकली पूरी एनबीएफसी स्पेस, श्रीराम फाइनेंस, आरईसी, इन सब स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम। और जहाँ तक लोअर स्टॉक्स की बात है, उसमें दो एक्सीडेंट्स आज, सिटी यूनियन बैंक जो करीब 10% नीचे, और अब एक्सीडेंट तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वो भी करीब 5% नीचे। जहाँ तक इंडेक्स की बात है, आज क्लियरली जो दारोमदार संभाला है वो है H2B2, यानी कि एचडीएफसी ट्विंस और बजाज ट्विंस, चारों के चारों स्टॉक्स ऑलमोस्ट डे हाई पर। आईटीसी ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया, 450 की इस समय आईटीसी कर रहा है तैयारी। वीरो, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग अनुज। और 10 के दमदार ट्रेड्स पैनल आपकी स्क्रीन पे है। प्रकाश खाबा, राजेश सतपुते, अमित सेठ और स्वाति होटकर, ये 4 मेहमान इस कार्यक्रम में। उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में अजय श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे। पहले चलते हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए अमित जी के पास। अमित जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। न्यू फ्रेश हाई ऑन निफ्टी बैंक, इंडिसेस पे आपका पर्सपेक्टिव संक्षेप में रखिएगा और आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, काफी शानदार रैली हमने देखी है। मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अभी भी है, बट प्रॉब्लम ये है रिस्क रिवॉर्ड की। दो दिनों से बैक टू बैक हमने रैली देखी है, तो इमीडिएट चेज नहीं करूंगा। जो बने हुए वो अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट करके, लाइक निफ्टी में 18,560 के लेवल स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं टू फॉर द रैली फॉर द डे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी छोटा सा एक स्टॉप के साथ अगर किसी की पोजीशन है वो बने रहे, या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें। फ्रेश चीज इस लेवल में नहीं करूंगा। कोई हल्का सा मीनिंगफुल इंट्राडे डिप आता है टुवर्ड्स वीवैप लेवल, देन वी मे कंसीडर गोइंग लॉन्ग स्ट्रिक्टली फॉर इंट्राडे पर्पसेस ओनली। रुझान आज के सत्र में थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा। 2 स्टॉक्स जो मेरे को पसंद आ रही है जिसमें आज के सत्र में मोमेंटम है, वन इज आरईसी। आरएससी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, 136.60 पे ट्रेड कर रहा है। इसके आरएसआई इंडिकेटर और इज प्लेस्ड वेरी वेल। ये रेशियो चार्ट्स पे भी काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इससे बाय करें। टारगेट लगभग रहेगा 143 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 133 का। सेकेंड स्टॉक में लूंगा डिफेंसिव से, दैट इज मैरिको। मैरिको ऑलमोस्ट ट्रेडिंग है डेज हाई 546 पे। मैरिको में हमने एक रनअप देखा था, उसके बाद पुल बैक किया। फ्राइडे के सत्र में हमने एक अपटिक देखा था, तो यहाँ पे मुझे लगता है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। एडीएक्स की रीडिंग में भी एक फ्रेश टर्न आया है, तो मुझे लगता है ट्रेंड मेंटेन रहेगा। 540 का स्टॉप लॉस और 556 के टारगेट के लिए मैरिको। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए निफ्टी है डेज लो 18,588। अगर आज आपने सुबह सुबह निफ्टी खरीदा तो आप एक्चुअली लॉस में हैं, और करीब अब डे हाई से हम मेरे ख्याल से 50 या 55 पॉइंट इस समय आप फिसल चुके हैं। एक बार जरा आप फ्रॉम डेज हाई अगर एक बार दिखा दें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्लियरली एक चीज़ नहीं कर सकते आप इस मार्केट को, ध्यान रखिएगा। अब इसमें 2 अप्रोच हो सकती हैं, या तो अब आप देख लें कहाँ स्टेबिलिटी आ रही है, वहाँ पर अगर आप फ्रेश री एंट्री मारना चाहते हैं, या फिर डे हाई क्रॉस होने का वेट करें। 2 में से जो अप्रोच बेटर हो। और अगर आपने वो कॉन्ट्रा शॉट ली थी तो वो ध्यान रखिएगा, वो उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जहाँ पर भी आपने वो शॉट ली होगी वो एक स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। लेकिन इस समय मार्केट में थोड़ा मोमेंटम क्लियरली फिजल आउट हुआ है। एडवांस डिक्लाइन की एक बार जरा स्क्रीन लेकर आइए
2:1 यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन है। ठीक है, मतलब कोई बहुत स्टेबल एडवांस डिक्लाइन है, जहाँ आप खुले उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद वो गैप मेंटेन हुआ है। अभी तक तो पैरेलल लाइन चल रही है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है एडवांस डिक्लाइन का। स्वाति जी को जोड़ लेते हैं और उनकी कॉल्स लेते हैं। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी दो ट्रेड्स। यस, गुड मॉर्निंग आनुज जी। आज के लिए मैं दोनों बाय कॉल ही देना चाहूंगी। पहला मेरा बाय कॉल है बजाज फिनसर्व्स पे। ये पर्टिकुलर काउंटर हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रांगली वेल प्लेस्ड है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस बना रहे हैं। आज इसका ओपन लो वाज ऑलमोस्ट सेम है, तो मुझे लगता है इसमें मोमेंटम रैली हमें कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। इवन तो मार्केट माइट करेक्ट और प्रॉफिट बुकिंग हमें अपसाइड में नजर आ सकती है, बट मुझे लगता है ये काउंटर स्लोली स्टेडीली काफी अपसाइड जा सकता है 1540-1600 के रेंज में। तो बजाज फिनसर्व्स करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 1430 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1540। सेकेंड बाय कॉल मेरा एचडीएफसी लाइफ पे है। एचडीएफसी लाइफ एक काउंटर काफी स्ट्रांगली इम्प्लांट है। 20 डीएमए के ऊपर अच्छा खासा वेल प्लेस्ड हो रहा है। हम जब भी देखे हैं उसने 20 डीएमए का एक सपोर्ट लिया है, वहां से वापस एक न्यू बाउंस बैक रैली हमें नजर आती है। तो मुझे लगता है इसमें भी काफी सारा पोटेंशियल है, 600 तक रैली हमें देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 570 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 600 रुपीज। ओके, आपके दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे स्वाति जी के। और प्रकाश सर, आपके इस वक्त के दो ट्रेड्स क्या होंगे? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू। पहला स्टॉक है वोल्टास। अच्छा लग रहा है, लगता है ब्रेकआउट मिला है। ट्रेड करा है 823 के आसपास। टारगेट होगा करीब 840 का, स्टॉप होगा 819 का स्टॉप लॉस, टारगेट 840 वोल्टास। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पर तेजी है और मोमेंटम भी है। ट्रेड करा 936 के आसपास, स्टॉप होगा 930, टारगेट 945 एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 936 पर ये हाई की ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता है। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेन जी देखिए, नजर बैंकिंग पे है। उसमें से अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक इन पर्टिकुलर मुझे अच्छा लगता है। एट प्रेजेंट इट इज एट 960। मेरा स्टॉप लॉस होगा 952 का और आई एम एक्सपेक्टिंग 975 980 लेवल्स इन आईसीआईसीआई बैंक। एक्सिस बैंक भी अब बहुत बढ़िया है। दोनों को मैं डेफिनेटली कहूंगा कि लेना चाहिए। दूसरा होगा कॉल, वो रहेगा एम&एम फाइनेंस। मुझे लगता है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, आपको एंट्री अच्छी मिल रही है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड बेटर बन रहा है। सो एम&एम फाइनेंस में बाय होगा 284 करंट मार्केट प्राइस है। कीप योर स्टॉप लॉस एट 280 एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 290 292 का। तो इट्स अ बाय इन एम&एम फाइनेंस एंड इट्स अ बाय इन आईसीआईसीआई बैंक। ओके, बाय इन आईसीआईसीआई बैंक एंड बाय इन एम&एम फाइनेंस। ये इस समय आपके लिए ट्रेड्स अच्छी खासी आपको इस समय यहाँ पर ट्रेड्स मिल रही हैं। एक आध और ट्रेड्स लेते हैं, उसके बाद एक मैनेजमेंट के पास जाएंगे। क्लियरली इस समय जो मोमेंटम था वो कुछ स्टॉक्स में अभी भी इंटैक्ट है। एक बार जरा हिंडाल्को का चार्ट देखिए। गाबा सर, एक बार हिंडाल्को पर एक व्यू हो जाए। इनफैक्ट हिंडाल्को एक रडार पे था इस वक्त और मुझे अच्छा भी लगता है। बिल्कुल शॉर्टलिस्ट किया हुआ था। ट्रेड करा है 421.50 पर, स्टॉप होना चाहिए करीब 418 का, ज्यादा नहीं। मुझे लगता है हिंडाल्को 430-35 तक जा सकता है एक दो दिनों में। यस, हिंडाल्को अच्छा लग रहा है बिल्कुल। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। चौथी तिमाही में एक जो नंबर्स आए उनकी बात कर लेते हैं। ई क्लर्क सर्विसेज की रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट रही है, लेकिन मार्जिन में मजबूती है। और इनके नंबर्स ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। पैट करीब करीब 9% बढ़ा है, हालांकि रेवेन्यू फ्लैट रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इस पर बात करने के लिए ई क्लर्क सर्विसेज के CFO श्रीनिवासन नादादुर जुड़ गए हमारे साथ। श्रीनिवासन जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए। मार्जिन की बात कर लेते हैं पहले। ये कैसे पॉसिबल हुआ और क्या आपके पास लीवर्स हैं यहाँ से भी मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए? तो Q4 में because of a reduction in client spend onshore, so there was a reduction in revenue was almost flat, but margin में हमने bench cut किए, utilization improve किया, इसकी वजह से जबकि रेवेन्यू फ्लैट था, मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट था। Q1 में हम लोग यूजुअली अपना इंक्रीमेंट पे करते हैं Q1 में, तो इसकी वजह से Q1 जनरली सॉफ्ट रहता है मार्जिन हिसाब से, बट Q2 से Q4 में रिकवरी करने की अपेक्षा। एक और चीज़, तो फिर अभी आपकी जो अर्निंग्स आएंगी वो सिर्फ मार्जिन की ट्रेजेक्टरी पर आएंगी? टॉप लाइन अभी भी थोड़ा सॉफ्ट रहेगी अगले 2 क्वार्टर्स? तो एक क्वार्टर डेफिनेटली सॉफ्ट रहेगा, शायद थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन भी रह सकता है।
क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस इन डेवलपिंग मार्केट्स काफी अनसर्टेन है, सॉफ्ट हैं। उसके बाद और क्लाइंट काफी बजट कट्स करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। Q2 से Q4 में रिकवरी होने की संभावना है, बट ऐसा लग रहा है कि Q1 थोड़ा फ्लैट ही रहेगा। एग्जैक्टली जो अभी आपने कहा कि डिमांड आउटलुक बहुत स्ट्रांग नहीं है, स्पेशली कोई डिविजन्स या फिर कौन कौन से वर्टिकल्स एंड जो डिस्क्रिशनरी साइड है सर श्रीनिवासन जी, वो कैसी लग रही है आपको फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर? सो मोस्टली डिस्क्रिशनरी साइड पे ही सॉफ्टनेस हमें नजर आ रही है। दो एरियाज हैं, वन इज द ऑनशोर स्पेंडिंग, जो हमें ऑनशोर कंसल्टिंग सर्विसेज के वजह से जो रेवेन्यू मिलता है वो थोड़ा सॉफ्ट है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो हमारा डिजिटल बिजनेस है उधर थोड़ा सॉफ्टनेस दिखाई दे रहा है हमें। तो ये दो कारणों की वजह से रेवेन्यू पे असर पड़ रहा है, जो आपने Q4 में देखा और शायद Q1 में भी देख पाएंगे। ओके, Q4 में रहा है और Q1 में भी ये रहने का डर बना हुआ है अभी तक। अच्छा, इस बार सर आपका एट्रिशन रेट अप्रोक्सीमेटली 30%, 29.7% रहा। आई मीन क्यू बेसिस पे 25.1 से बढ़ के, ऑल्दो आई थिंक ईयर टू ईयर ये स्टिल शायद कंफर्ट जोन में है। इसका रीजन क्या था सर, और ये जोन कैसा है, मतलब इट्स बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, या फिर इस पर टिप्पणी कुछ करना चाहेंगे आप? 29 इज वेल विद इन आवर कंफर्ट जोन। आई थिंक 25 जो था वो बहुत ही लो था। जनरली लॉन्ग टर्म बेसिस पे इतना लो नहीं रहता है। 29 वाज लो बट 25 वाज वेरी लो, बट 29 इज within our comfort zone. We don't expect any issues dealing with it. ओके, चलिए, एक मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है आपके यहाँ पर, इसका क्या मतलब इसको किस तरीके से देखें, क्या स्ट्रेटजी है? So founders are taking a back seat. They will move into more strategic and advisory role on the board. And the new CEO, Mr. Kapil Jain, his I would say single biggest एजेंडा वुड बी टू ड्राइव ग्रोथ। तो डिमांड इंक्रीज करने की, ग्रोथ इंक्रीज करने का उनका एजेंडा रहेगा। अभी उनको 1 महीना हुआ है तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड आई थिंक ही विल कम अप विद स्ट्रेटजी आफ्टर दैट। ओके, तो अब प्रोफेशनली रन बेसिकली रहेगी कंपनी? ओके, बिल्कुल सर। शुक्रिया सर श्रीनिवासन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कैंडिड। थैंक यू अनुज जी। चलिए, तो ये बात हो गई ई क्लर्क्स की। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है ये बात, जो लास्ट बात उन्होंने बोली ना वीरू, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसे लोग, ऐसी कंपनियाँ बहुत पसंद हैं जहाँ पर फाउंडर्स एक बैक सीट लेते हैं और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लेकर आते हैं, प्रोवाइडेड वो उस मैनेजमेंट को फिर उस हिसाब से अपने हिसाब से काम करने दें। ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी होता है। और ये मेरे ख्याल से इसीलिए आज मार्केट ने शायद इवन दो उन्होंने कहा भी कि टॉप लाइन अगले 2 क्वार्टर तक सॉफ्ट रहेगी, हो सकता है अगले क्वार्टर में टॉप लाइन गिर भी जाए, इसके बाद भी मार्केट थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है इस कंपनी को, और इस समय करीब करीब स्टॉक 4% इस समय ऊपर है। चलिए फिर एक काम करते हैं वीरू, एक बार जरा मार्केट को रिविजिट करते हैं और फिर थोड़ी देर में अजय के पास जाएंगे। जो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे वीरू, कि निफ्टी को मत चेस करिए, और इवन बैंक निफ्टी में थोड़ा भले ट्रैक्शन और मिल जाए आपको। अब तक तो वो खैर स्ट्रैटेजी एकदम ठीक रही, अब देखते हैं यहाँ से सेकंड हाफ में क्या मूव आता है। जी, और एक दो स्टॉक्स को देख लेते हैं जो कि अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। मतलब याद रखिएगा, मैं इंडस्ट्रीज से हट के अब थोड़ा सा स्टॉक से बात कर रहा हूँ। एक बार आप लेके आइए कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने एक अच्छा मूव दिया था और फिर से एक अच्छा मूव जनरेट कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग GNFC। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 603 पे आके ट्रेड करता हुआ, ये अपना लास्ट ड्यू एवरेज जो कि शुक्रवार को नहीं काट पाया था और या फिर जिसे कह सकते हैं कोलैप्स कर गया था, उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ डे हाई। राजेश जी, GNFC रीड करके रखिएगा। एक स्टॉक और देख लूँ उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। एंड अदर वन इज DLF एट 479, इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा अमित, DLF पे आपका टेक पे बताइएगा। 480 डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे, हालांकि शुक्रवार को यहीं से कोलैप्स हुआ था, बट इट्स टिपिकल फ्लैग। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को अमित? ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका, और स्टॉक मेरे ख्याल से एक रनअप के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी की पोजीशन में तो बने रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 473, और मुझे ऐसा लगता है वीरेंद्र जी 482 एक बार क्रॉस हो जाए तो एक फ्रेश मूव इसमें देखेंगे विच विल टेक इट अप टू 500 के लेवल्स। तो थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। डेफिनेटली अगर किसी की लॉन्ग की पोजीशन नहीं है तो यहाँ पे एक बाय बनाए, स्टॉप लॉस रखेंगे 473 का। 482 के बाद हमारा एक फ्रेश ब्रेकआउट फॉर अ टारगेट ऑफ 500। ये बात हो गई इस समय DLF की।
जीएमआर एयरपोर्ट लेकर आइए एक बार जरा। 8.5% का डिक्लाइन यहाँ पर जीएमआर एयरपोर्ट में इस समय, अच्छा खासा डिक्लाइन। और एक और स्टॉक लेकर आइए, इंडियन होटल्स। स्वाति, इंडियन होटल्स पर कोई व्यू आपका? अगर आपने चार्ट पढ़ा हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है ये, और हर डिप पर बाय करने वालों को नॉर्मली मुनाफा कमा कर दिया है। यहाँ पर कोई व्यू? यस, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है इंडियन होटल पे। अगर लास्ट हम लोग 2 महीने का भी डेटा अनुच्छेद तो काफी स्ट्रांगली मोमेंटम उसने दिया था। जैसे ये 310-320 के लेवल्स उसने पार किए थे, एट ए स्टेज पर रैली हम लोग ने 380-384 तक लिया। अभी ये ऑल टाइम हाई पे है, मेरे मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट जोन में है। दैट्स व्हाई हम एक लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, जो कि हम लोग डिनाई नहीं कर सकते आफ्टर सच काइंड ऑफ अ रैली। तो मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिलेगा, जो कि काउंटर को शॉर्ट टर्म के लिए 360-365 तक लेके आ सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है, एटलीस्ट करंट आप पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए। आई बिलीव एक बार ये 365 के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं, देन वापस हमें एक बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 410-420 के लेवल्स तक में देखते हो। तो एट द करंट लेवल बिट कॉशियस है, यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स। ओके, बिल्कुल थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन स्टॉक वैसे काफ़ी स्ट्रांग है। चलिए, बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ हैं डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव। अजय जी, गुड मॉर्निंग। और 2 महीने में मार्केट का काया पलट। 2 महीने पहले ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी करेक्शन और बाकी है, और आज हम ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं बैंक निफ्टी में, मिड कैप इंडेक्स में, और निफ्टी में सिर्फ रह गए हैं 300-400 पॉइंट दूर। अब इस समय रिस्क रिवॉर्ड क्या आपके अगेंस्ट है, अगर आप इस समय फ्रेश इन्वेस्ट कर रहे हैं तो? अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड इज स्टॉक डिटर्मिंड। मेरे हिसाब से अभी यही कहूंगा, स्टॉक डिटर्मिंड है। इंडिया की एक इकोनॉमी है जो बढ़ती जा रही है, वो है जो एक्सपेंसिव आइटम्स की जो मार्केट है, जो कंज्यूमर है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही डिमांड में। और जो लोअर एंड मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन आइटम है, वो स्टॉक्स बिल्कुल अंडर परफॉर्म करेंगे। डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर का तो एक मार्केट में एक तरीके से डिवाइड है कि जो महंगी चीजें हैं, जो एक्सपेंसिव कंजम्पशन आइटम है, उनकी स्टोरी बरकरार है, और जो लोअर और जो मिडिल क्लास इनकम कंज्यूमर आइटम है, वहां अभी ऑप्टिमिज्म है, जो अभी भी करेक्शन नहीं आया। और तीसरी बात है प्राइसिंग। अब कैपिटल गुड्स को देखेंगे अगर, तो उसकी थीम बहुत बढ़िया थी, रिटर्न बहुत बढ़िया आया। पर अब अगर स्टॉक 80-85 पी पे खरीदने जाएंगे, मिल सकती है रिटर्न, थोड़ी मिल सकती है, बट रिस्क रिटर्न अब कैपिटल गुड में आपके अगेंस्ट चला गया है, बिकॉज पीक स्टॉक की कहां से कहां जा गई। जो मर्जी ग्रोथ ले लें कैपिटल गुड में, 80-85 की पी अनजस्टिफाइड है बिल्कुल। सो बहुत डाइवर्जेंट मार्केट हो गई है, ऑप्टिमिज्म ज्यादा है, यूफोरिया ज्यादा है। ये इसमें इनपुट कम करना है, प्रॉफिट बुक करना है। बट हाँ, अभी यही कहूंगा, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कंज्यूमर आइटम्स में डिमांड बरकरार है, लोअर एंड के अंदर में सूनर वी सेल द शेयर बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो एक तरीके से जो के शेप की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या मोमेंटम इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करें? जैसे मतलब फॉर एग्जांपल महिंद्रा हो गया, या बाकी जो इस टाइप के स्टॉक्स हैं जहां पर एक क्लियरली एक मूव रहा है, टीवीएस मोटर हो गया, आइशर मोटर्स हो गया, ये इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं जहां एक क्लियर मोमेंटम है, जहां पर प्राइसिंग पावर भी है और जहां पर क्लियरली एक सेल्स नंबर्स भी दिख रहे हैं, क्या वहां अभी भी रहा जा सकता है, या फिर वैल्यूएशंस प्रोहिबिटिव हो रही हैं वहां भी? देखिए अनुज जी, वैल्यूएशन का इंडिया में थोड़ा सिंपल सिस्टम है कि जब तक आपके एसआईपी आती रहेंगी, वैल्यूएशंस का खौफ आपको सताता रहेगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो अफेक्ट नहीं करेगा। बट आपने सेक्टर जो लिए, जो एक्सपेंसिव सेक्टर है, बिल्कुल ठीक आपने सेक्टर लिए। होटल को ले लीजिए, एविएशन को ले लीजिए, इसमें तो कोई कमी नहीं आ रही है आपकी कंजम्पशन में। बट अगर आप देखेंगे अपैरल सेक्टर को देखेंगे, आप नॉर्मल कंज्यूमर आइटम को देखेंगे, डिस्क्रिशनरी स्मॉल स्केल देखेंगे, इकोनॉमी आइटम को देखेंगे, वहां पे 30 से 40% जो हमारा मार्केट इंडिकेशन आ रहा है, 30 से 40% डी ग्रोथ है ओवर लास्ट अप्रैल एंड मई दिस। 30 से 40% डी ग्रोथ की हालत में आ चुका है वो सेगमेंट ऑफ द मार्केट। तो उस हिसाब से जो कंपनियां फोकस हैं लोअर एंड में, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मार्केट में ऑप्टिमिज्म, यूफोरिया है उन कंपनीज के लिए। कंज्यूमर कंपनीज के लिए यूफोरिया अभी भी बहुत बाकी है, और जो अभी निकलेगा, जो रिजल्ट आएंगे जून में, देखेंगे आप क्या निकलेंगे रिजल्ट आके। बट एविएशन, होटल को ले लीजिए, या आप एक्सपेंसिव व्हीकल्स को ले लीजिए, एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल ले लीजिए, वहां पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है जहां पे इस सेक्टर्स के अंदर में। तो मेरे हिसाब से बाजार बहुत इग्नोर कर रहा है जो ब्लड बाथ चल रही है रियल मार्केट में। आई थिंक स्टॉक मार्केट को खबर भी नहीं है कि क्या हो रहा है रियल मार्केट में ऑन द इकोनॉमी सेगमेंट। अच्छा अजय जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से।
मतलब निफ्टी मेटल इंडेक्स और मेटल्स पे आपका जो कन्विक्शन था, मैंने लास्ट 2 इंटरेक्शन में अब तक चर्चा नहीं की है उस पर, लेकिन आज कर रहा हूं क्योंकि अभी बात करते करते आपसे टाटा स्टील एट डे हाई, हिंडाल्को एट डे हाई। मेरे स्क्रीन पे निफ्टी मेटल इंडेक्स के चार्ट सर, आप यकीन मानिए लास्ट 2 डेकेड के हैं, 2004 से लेकर अब तक के चार्ट, लगभग 2 डेकेड। मेटल्स इतने ज्यादा समय अवधि पे, जिसे आमतौर पे सिक्लिकल सेक्टर कहा जाता है, इतनी लंबी ड्यूरेशन पे हायर लेवल सस्टेन नहीं कर रहे हैं लास्ट 2 डेकेड में। आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट टेन्योर। अभी आपका व्यू क्या कहता है मेटल्स पे सर? देखिए, मेटल पे हमारा इसमें ऑलमोस्ट जीरो एक्सपोजर है, कमोडिटी में अभी चल रहा है एक्सपोजर, और हमारी यही राय है कि कमोडिटी में आप ज्यादा जाइए जाके मेटल में जाइए, बिकॉज मेटल एंड कंज्यूमर पे इफेक्ट करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में इफेक्ट करता है, और बहुत लोकल चीजों में इफेक्ट करता है। आपकी जो कमोडिटी सेक्टर है वहां पे मोनोपोली, आपने देखा होगा मेटल के अंदर में सब कंपनियों ने मेजर एक्सपेंशन वीरेंद्र जी अनाउंस किया हुआ है कि अगले 3-5 साल में इंडिया का स्टील सेक्टर 20 से 25% और मे भी ज्यादा शायद कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस कर चुका है ना। उतनी डिमांड तो आपने कैपेसिटी अनाउंस करके ले ही ली है इसके अंदर में। उधर देखेंगे, कमोडिटी सेक्टर देखेंगे, वहां पे कोई एक्सपेंशन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। चाहे कॉपर ले लीजिए, बिल्कुल भी जीरो, तो स्मेल्टर ही बंद पड़ा हुआ है। चाहे एल्यूमिनियम में आपकी एक्सप्लोरेशन में ग्रोथ में कम है इसके अंदर में। तो उस सेक्टर में, कमोडिटी में, जिंक में देख लीजिए, आप में कोई नया मेजर कैपेक्स नहीं हो रहा है। उस हिसाब से आप कमोडिटी सेक्टर में सेफर रहेंगे कंपेयर टू मेटल सेक्टर में, बिकॉज मेटल में कंपटीशन है, और दूसरी बात है कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत जबरदस्त है। कहीं ना कहीं तो बेचेंगे उस सामान को जाके। अगर इकोनॉमी आपको 7-8% देगी, आपकी कैपेसिटी 15-20% एक्सपैंड हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो आपको प्राइस गिरानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अगर एलोकेशन करना है कमोडिटी में करिए, मेटल से इस समय इस वैल्यूएशन पे थम के रहिए, निकलिए मत, लेकिन ऐड करने का उसमें कोई मेरे हिसाब से कोई वो नहीं लगता। यस, इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ा कम होगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, बट जो रिटर्न्स आपकी आएंगी, एंड मैं बार बार बोलता हूं वीरेंद्र जी, आपको अपनी रिटर्न कंपेयर करनी है फिक्स्ड इनकम से, कि आपको अगले 3 साल में 30% रिटर्न, 40% रिटर्न चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, वर्सेस जो आज आपको डेट पे मिल रहा है, जो सेफेस्ट डेट है। आप क्या पोर्टफोलियो क्या 40% 3 साल में रिटर्न देगा, उसको टिक मार्क करिए और आगे चलिए। अगर वो टिक मार्क नहीं होता है 40% का, अगर रिटर्न 10% आता है, तो आपने क्या कर लिया उसके अंदर में? आप तो फिक्स इनकम में लाके सोइए ना आराम से, क्यों स्टॉक बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत है आपको? गुड पॉइंट। अच्छा, ये जब आपने ब्याज दर का जिक्र किया ना अजय जी, तो सबसे पहले जिस सेक्टर ने सबसे स्ट्रांग मूव दिया इस आई थिंक पॉज के बाद, वो था एनबीएफसीज, एंड विद इन द एनबीएफसी रियल एस्टेट। लुक एट डीएलएफ सर, लुक एट गोदरेज प्रॉपर्टीज, अच्छा मूव आया। और उससे भी शार्प स्विंग था रियल एस्टेट एंसिलरी, एस्ट्रल, पॉलीकैब, क्या गजब का मूव आया। यहां पर आपका व्यू, यहां पे क्या, अगर आपने प्रॉफिट्स बना लिए हैं और अप्रैल मई के बहुत स्ट्रांग मूव के बाद करना क्या चाहिए? एक सेंसिबल अप्रोच क्या कहती है सर? देखिए, सेंसिबल अप्रोच कहती है कि पिछले 5-10 साल की मार्केट कहती है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे आप, तो शायद आप 5 साल तक देखेंगे कि आपने जहां एंट्री करी थी वहीं पे आप एग्जिट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग को देखते हुए ये सेक्टर के अंदर में अभी आपको बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है। अभी है थोड़ा सा, ये नहीं कहूंगा वीरेंद्र जी, आपको बताऊंगा रियल एस्टेट के अंदर में जो आपने कंज्यूमर ने बुकिंग कर रखी है, वो तो अगले 3 से 5 साल तक प्रोजेक्ट आएंगी और उनका पैसा रियल एस्टेट कंपनी को आएगा। मार्केट में जो मर्जी हो, रियल एस्टेट कंपनी ने जो प्रोजेक्ट बेची है उसका पैसा तो उनको मिलेगा ही 3 से 5 साल। तो जो उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है अर्निंग की, आई थिंक काफी अश्योर्ड है। इससे मेरे हिसाब से नए लॉन्च कम हो सकते हैं, बट ट्रेजेक्ट्री ऑफ अर्निंग काफी अश्योर्ड है। और इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट तो होगा ही, उनके कंज्यूमर को होगा और उनको होगा, बिकॉज सारी इंडिया की रियल एस्टेट कंपनी डेट पे है और सबकी सब वेट कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, कि कब हम अपना रीट इशू ला सकें और अपनी फंडिंग कर सकें। और रीट से उनकी फंडिंग पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और एक चीज आपने देखी वीरेंद्र जी, सारा रियल एस्टेट कंपनी क्या कहती है कि हम जीरो डेट करने जा रहे हैं अपनी कंपनियों में। बहुत बढ़िया इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज ये कंपनियों ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न इसलिए नहीं दिया, लेवरेज पे लेवरेज लाद के इन्होंने इन्वेस्टर की रिटर्न, पिछले आपने कहा 10 साल कमोडिटी देखेंगे, 10 साल स्टील देखेंगे, आप 10 साल रियल एस्टेट देखेंगे ना, जीरो रिटर्न मिली इन्वेस्टर्स को। शायद अब थोड़े सा डी लेवरेज रियल एस्टेट कंपनी जो कमोडिटी सेक्टर की तरीके से डी लेवरेज होंगी, उसमें अब रिटर्न अच्छी आएगी, बिकॉज ट्रेजेक्ट्री ऑफ फाइनेंसिंग चेंज हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, और कंज्यूमर तो आज के दाम पे लॉक इन कर रहा है, जो बहुत बेहतरीन दाम है रियल एस्टेट वालों के प्रॉफिट के ऊपर में। और वो प्रोजेक्ट बेस्ड अकाउंटिंग में प्रॉफिट अगले 3 साल में बुक करेगी रियल एस्टेट कंपनियां, या अपफ्रंट नहीं करती हैं बुक। इसलिए इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कंफर्ट है कि 3 साल की अर्निंग ट्रेजेक्ट्री मेरे हिसाब से काफी एश्योर्ड है। प्रॉफिट बुकिंग, हम हमेशा कहते हैं वीरेंद्र जी, मनी इन द बैंक इज रियल,
बाकी तो फिर मिथ है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि टिल यू बुक प्रॉफिट्स दे आर बुक प्रॉफिट्स, तो That's a good one. That's a good one. थैंक यू। तो अजय जी, एक मुझे याद है इन्फोसिस के नंबर्स के बाद मैंने आपसे बात की थी, आपका कन्विक्शन था कि ये आईटी कंपनियों को डिक्लाइन में खरीदें, और ये एक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा इन कंपनियों का उस पर जाएं और डरे नहीं। अभी भी वो इंटैक्ट है, काफ़ी अच्छी रैली हुई है लोअर लेवल से आईटी स्टॉक्स में। एब्सोल्युटली वी इंटैक्ट है अनुज जी। देखिए, आपके ही न्यूज़पेपर चैनल, आपके ही अखबार क्या छापते हैं कि आपने 52 वीक लो पे खरीदा होता, 52 वीक हाई पे बेचा होता, तो आप क्या प्रॉफिट कमाते। अगर लो पे नहीं लोगे, सिर्फ हाई पे लेते जाओगे, तो फिर कैसे कमाएंगे हम लोग रिटर्न। तो और आपके अखबार पढ़ के तो और भी तकलीफ होती है, दुविधा होती है हमारे इन्वेस्टर्स को कि यार ये मौका कैसे छोड़ दिया हमने। पुराना अखबार, पुराना पेपर, पुरानी खबर इन्वेस्टर्स को बहुत तकलीफ देती है। मेरे उस हिसाब से लोज पे अच्छी कंपनियों के शेयर आई थिंक आप बेहतरीन खरीद सकते हैं, जहां पे कोई गवर्नेंस इश्यू नहीं है। यस, डिमांड इशू है, चैट जीपीटी का इशू आएगा इस कंपनियों के अंदर में, बट जैसे कि हर कंपनी ट्रांसफॉर्म करती है, जैसे आपने ऑटो कंपनी ने ईवी में ट्रांसफॉर्म किया, ये भी कंपनियां ट्रांसफॉर्म करेंगी। अच्छी कंपनी है, जीरो डेट है, अच्छा पे आउट करती है, गवर्नेंस इशू नहीं है, मार्केट तो आईटी की जबरदस्त है दुनिया के अंदर में, यूरोप में भी आएगी, एशिया में भी आएगी, फंडामेंटल इंटैक्ट है। करेक्शन अगर है, 52 वीक लो है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट मेरे हिसाब से अनुज जी और भी थोड़ा मध्यम आएगा इन कंपनियों का, और भी चांस मिलेंगे आपको। अगर आपको एक साल बाद आपको उस लिस्ट में आना है कि रिटर्न हाईएस्ट रही है, तो आई थिंक आईटी कंपनी में जून क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में निवेश बहुत ही बेहतरीन मौका देगा। अच्छा, एक और सेक्टर जिसने बड़ा कमबैक दिखाया पिछले 3 महीने में, वो है फार्मास्यूटिकल्स, पूरा हेल्थ केयर स्पेस एक्चुअली। यहाँ पर कोई व्यू आपका इस सेक्टर को लेकर? देखिए, अंडर वैल्यूड, बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड सेक्टर है इसके अंदर में इस समय, और उस हिसाब लहजे को देखते हुए इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल था रिटर्न लाने के लिए। प्रॉब्लम अनुज जी ये है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ये सारी कंपनियां कोई ना कोई एक नेगेटिव, हर 2 साल में एक नेगेटिव सरप्राइज देती है। तो ये एक सेक्टर मैं बोलूंगा इन्वेस्टर्स को वो है जहां प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। आपने देखा इंडिया की नंबर 1 कंपनी सन फार्मा, कितने नेगेटिव सरप्राइजेस दिए उसने पिछले दशक के अंदर में कि इन्वेस्टर की रिटर्न तो मतलब नाम ही ना लीजिए रिटर्न के बारे में। तो मैं यही बोलूंगा, सेक्टर अंडर वैल्यूड आज की तारीख में, धीरे धीरे रिवैल्यूएशन होता है। आप देख ग्लेनमार्क के शेयर को देखेंगे, 400 रुपए से 600 रुपए आराम से इस मार्केट में चला है, बिकॉज बहुत शेयर अंडर वैल्यूड था। अभी भी सेक्टर अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से। पी इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है उस कंपनी में, और थोड़ा सा रिकवरी होगा इस सेक्टर के अंदर, बट प्रॉफिट बुकिंग अनुज जी मेरे हिसाब से जरूर करिए, बिकॉज ये सेक्टर कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे सकता है आपको, बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है इस सेक्टर के अंदर। आपने नए प्रोडक्ट अगर नहीं डेवलप किए तो आपका 3 साल बाद सेल्स ट्रेजेक्टरी बहुत ही डाउन हो जाएगा। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से फार्मा कंपनीज में जो लोकल इंडियन मार्केट फोकस कंपनीज हैं उसमें निवेश रखिए, थोड़ा सा ज्यादा रखिए जाके यूएस कंपनी में। और सर्विसेज कंपनी जो है, फार्मा आउटसोर्सिंग सर्विसेज कंपनी, उस पर खास ध्यान दीजिएगा, बिकॉज वहां पे अभी थोड़ा डिमांड कम है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन के बाद में आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे वहां आने के लिए। सेक्टर बेहतरीन है, प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है, यूफोरिया में मत जाइएगा। जैसे ही वो बढ़िया ब्लॉकबस्टर कोई प्रोडक्ट आता है या प्रॉफिट आता है, ये सेक्टर है जहां बुक करना चाहिए प्रॉफिट। ये सेक्टर वो नहीं है जिसमें 7 साल 10 साल तक रह सकते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में रह सकते हैं, कमोडिटी में रह सकते हैं। फार्मा इज इनोवेशन सेक्टर जहां पे लीड चेंज होती रहती है। अजय जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और रखने के लिए। कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू इंडेक्स हाई। हाँ, थैंक यू सो मच। नए हाई में सेलिब्रेट करने में अलग ही आनंद आता है। आज बैंक निफ्टी पर न्यू हाई। चलिए, अमित जी और स्वाति जी, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ इस शो में। और देखिए, बजरा मार्केट को